Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last few segments of this chapter, respiration in organisms, we have already discussed about respiration. Respiration क्या होता है, इस process में कौन कौन से steps होते हैं, और हम लोगों ने बात करी है about the respiratory system of humans. हमने बात करी थी ना कि कैसे हमारे अंदर lungs are the main respiratory organs. We have also talked about the mechanism of breathing. हम कैसे breathe in और breathe out कर पाते हैं with the help of muscles and diaphragm as well as ribs. आज हम लोग बात करेंगे about respiration in other organisms. Other organisms जहाँ पे कुछ अलग टाइप के respiratory systems देखे गए हैं, कुछ अलग टाइप के respiratory organs देखे गए हैं, maybe because of their habit, क्योंकि वो अलग जगहों पे रहते हैं. इन organisms में ऐसे kind के respiratory system देखे गए हैं. So we will be talking about several animals. First we will be discussing about snail, further about earthworm. इसके बाद हम बात करेंगे about insects. Insects like cockroaches, like ants, mosquitoes. Further we will be talking about fishes. अब fishes तो aquatic environment में रहती हैं. So we will be also talking कि aquatic environment में वो कैसे बाहर की oxygen utilize कर पाते हैं. We will also be talking about the whales and dolphins. Right? अब देखो तुम सोच रहे होगे whales और dolphins भी तो aquatic environment में रहती हैं, तो as such वो fishes में ही cover होनी चाहिए. But there is a big difference between fishes, breathing in fishes and breathing in whales and dolphins. तो हम वो भी discuss करेंगे. And lastly, we will be talking about breathing in प्लांट्स, बिकॉज यू ऑल नो कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ब्रीदिंग करनी पड़ेगी अगर उन्हें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हर लाइफ प्रोसेस के लिए. सो द प्लांट्स ऑल्सो डू रिस्पायर. सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू हाउ प्लांट्स रिस्पायर. तो चलो बिगिन करते हैं. तो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, वैसे ही बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं और एज सच अपने लंग्स से रिस्पायर करते हैं. जैसे रेप्टाइल्स में देख लो, स्नेक्स हो गए, लिजर्ड हो गए, राइट. देन एम्फीबियंस अगर देखा जाए, फ्रॉग में भी एक्चुअली लंग्स होते हैं. एक्चुअली जब वो पानी में जाता है ना, तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. Whereas when it comes out of the water, because वो amphibian है, दोनों जगह पे रह सकता है, पानी में भी and land पर भी. Land पर वो in fact oxygen breathe in करता है through its lungs, right? Then also the snail के केस में भी lungs ही पाए जाते हैं, birds के केस में भी lungs पाए जाते हैं. तो यहाँ पे in fact हम लोग लिख लेते हैं, snail के केस में lungs भी पाए जाते हैं. लेकिन you must have also heard about sea snails, जो कि sea में पाए जाते हैं. तो जैसे कि फिशेस में हम लोग बोलते हैं ना, उनके गिल्स होते हैं, राइट. तो सी स्नेल्स में भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. जबकि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द लैंड स्नेल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इन फैक्ट जब लैंड स्नेल्स के शेल के नीचे हम लोग देखते हैं ना, तो हमें दिखता है छोटा सा एक पोर, और उसी छेद में से एक्चुअली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होता है. And you can see this in this picture that I am showing you. So can you see a small little hole on the underside of the shell? This is also part of the respiratory system in the land snails, right? Then of course you should also know about the frog. तो यहाँ पे हम लोग frog भी लिख लेते हैं. Frog में भी lungs होते हैं, which help them to respire on land, and with the help of its moist skin. देखो फ्रॉग की जो स्किन होती है ना, वो भी काफी मॉइस्ट और स्लाइमी होती है, और वो उसको हेल्प करती है टू रिस्पायर इन दी एक्वेटिक एनवायरनमेंट, राइट. देन लेट अस मूव ऑन टू अर्थवर्म. अब अर्थवर्म के केस में क्या होता है, देखो अर्थवर्म जो होता है ना, वो डिग करता है सॉइल के नीचे, है ना. तो सबसे पहले तो ये जान लो कि उसे ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से. एक्चुअली जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े दूर दूर पे होते हैं, और उनके बीच में फंसी होती है ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, गैशियस फॉर्म में फंसी होती है, और उसी को रिस्पायर करते हैं अर्थवर्म या और भी ऐसे टाइप के एनिमल्स जो एक्चुअली सॉइल के अंदर रहते हैं, बरो करते हैं सॉइल के अंदर, राइट. सो हाउ डज द अर्थवर्म रिस्पायर? उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या स्पेशल है? वेल, द अर्थवर्म रिस्पायर्स थ्रू इट्स स्किन. जो अर्थवर्म की स्किन होती है ना, इट इज हाईली मॉइस्ट,
काफ़ी मॉइस्ट होती है. इनफैक्ट कभी अगर तुमने अर्थवर्म को छुआ होगा ना तो तुम्हें महसूस भी होगा बहुत स्लिपरी स्लाइमी सी होती है ना, मॉइस्ट होती है. दैट इज बिकॉज इट कीप्स द क्यूटेनियस लेयर मॉइस्चराइज्ड और वो हेल्प करता है इन ईजी एंड एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ एयर. तो जो अर्थवर्म होता है it breathes in oxygen through its moist skin and tissues इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं which is finally given out also through the skin. So as such earthworm में देखा जाए तो its moist skin remains the respiratory system or the respiratory organ. और हाँ, एक और बात, जब तुमने देखा होगा ना कि जब पानी बहुत भर जाता है, रेनी सीजन होता है, तो अर्थवर्म्स बाहर निकलने लगते हैं सॉइल के, है ना, हमें ऊपर ऊपर दिखते हैं. उसका भी रीजन यही है कि एक्चुअली ये कौन सी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, जो सॉइल के बीच में फंसी हुई है. जब पानी बरसता है तो क्या होता है, जो भी सॉइल के बीच का स्पेस होती है इट फिल्स अप विद वाटर और उसकी वजह से ऑक्सीजन एस्केप्स आउट. और इसीलिए अच्छे से रिस्पायर करने के लिए अर्थवर्म्स को ऊपर आना पड़ता है सॉइल के, ताकि दे आर एबल टू रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज कि अगर अर्थवर्म की स्किन एट सम पॉइंट बिल्कुल ड्राई हो जाए तो ये रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा एंड इट विल फाइनली डाई, right? So that is why it is very important for the earthworm to keep its skin moist, right? So I hope you have understood about earthworm. फिर आ जाते हैं इंसेक्ट्स पे. इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता है थ्रू अ सिस्टम ऑफ स्मॉल लिटिल ट्यूब्स विच आर नोन एज ट्रैकिया. तो इंसेक्ट्स की अगर बात करें, इसमें दो चीजें याद रखना. देयर आर ट्रैकिया विच आर द स्मॉल ट्यूब्स जिनके थ्रू ब्रीदिंग होती है अंदर के साइड, एंड देयर इज ऑल्सो द स्पाइरैकल्स. Spiracles are like small little holes on the edge of the body. जो इंसेक्ट की बॉडी का साइड्स होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरकल्स बोलते हैं उनको, और उनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है, फिर ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है. दीज आर द ट्रैकियल ट्यूब्स. और ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सचेंज होती है विद द टिश्यूज. जो भी सेल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी वो ट्रैकियल ट्यूब्स में से ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करेंगे, अपने लाइफ प्रोसेसेस करेंगे, और उसके थ्रू बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड विल लीड अगेन इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, और ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरकल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाती है, राइट. सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल डायग्राम. ऑलराइट, सो इंसेक्ट्स की बॉडी में एजेस पर यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, विच आर नोन एज द स्पाइरकल्स, and the spiracles lead into tube-like structures which are known as the tracheae. राइट, तो अगर इसका एक मैग्निफाइड व्यू देखा जाए तो स्पाइरकल्स कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, राइट, एंड they lead into what we call as tracheal tubes. और tracheal tubes अंदर जा जाके और भी पतले हो जाते हैं, and then they form the smallest or the tiniest of these tubes which are known as the tracheoles, और वहीं से exchange होता है, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर कि इंसेक्ट्स में एज सच एक पूरा ट्यूब का नेटवर्क प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, विच इज मेड अप ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स, और जो होल्स जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है, गैस अंदर आती है, गैस बाहर छोड़ी जाती है, दीज हियर आर द स्पाइरकल्स, राइट.
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट हाउ इंसेक्ट्स ब्रीथ. अब इंसेक्ट्स के केस में कोई भी इंसेक्ट हो एज सच उसमें यही सिस्टम दिखेगा, बी इट कॉकरोच, राइट, बी इट द एंट्स, बी इट द मस्कीटोज, जो मच्छर हमें काटते हैं उनका भी एक्चुअली यही सिस्टम होता है ब्रीदिंग का, राइट. नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू फिशेस. अब देखो हमने फिशेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इट हैज गिल्स एंड गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करती है. इनफैक्ट जब हम उसे वाटर से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है, राइट. व्हाई इज दैट एंड हाउ डू दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स? तो देखो जो फिशेस होते हैं ना, they have gills as their breathing organs. Right? So here there are the gills. अब देखो होता क्या है, जो गिल्स होते हैं ना, दे कैन ओनली यूटिलाइज द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर. इसीलिए जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर फिशेस यूटिलाइज कर पाते हैं. फर्स्टली व्हाट दे डू इज दे टेक इन वाटर लेडन विद एयर, लेडन विद ऑक्सीजन, और जब ये वाटर गिल्स तक पहुंचता है तो गिल्स यहाँ पर वाटर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. And they extract that oxygen and give it to the blood vessels, give it to the diffuse it to the blood vessels. तो जाहिर सी बात है ये भी important होना चाहिए कि गिल्स तक बहुत सारी blood vessels आए, right? So these gills are actually richly supplied with blood vessels. यहाँ पे बहुत सारी blood vessels आती हैं to collect that oxygen, right? So what happens? पानी laden with oxygen is taken in, right? उसमें से oxygen extract करके the gills they diffuse it into the blood vessels, and from the blood vessels that oxygen is taken to the various tissues जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होती है, to the various cells. और फिर वहाँ पे क्या होता है, सेल्स ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड में डाल देते हैं, राइट. एंड फ्रॉम देयर द ब्लड विच इज कैरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स बैक टू द गिल्स, और यहाँ से इसे वापस से निकाल दिया जाता है along with the water that is removed from the gills, right? So that is how पूरा circulation होता है और gills में exchange होता है of oxygen and carbon dioxide with the blood of the fishes, right? So I hope you have understood this also. तो basically fishes में क्या होगा, fishes में water will be taken in along with the oxygen, right? It will go to the gills. Gills क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भेज देंगे टू द ब्लड, राइट. और जो भी ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है उसको एज सच जो लेफ्ट ओवर वाटर है उसमें कंबाइन करके बाहर एलिमिनेट कर देंगे, राइट. सो दैट इज हाउ द गिल्स बेसिकली हेल्प इन purification of the blood, right? So I hope you have understood about fishes also. अब देखो now let us also talk about the whales and dolphins. अब देखो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं whales और dolphins भी as such fishes हैं, but actually whales and dolphins are mammals and they do not have gills for respiration. तो फिर ऐसा कैसे होता है कि ये अंदर पानी के अंदर रह लेते हैं? That is because इनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. इनफैक्ट ब्रीदिंग के लिए इनके पास लंग्स ही प्रेजेंट होते हैं और नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं एट द टॉप ऑफ देयर हेड विच आर नोन एज ब्लो होल्स. सो द व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स दे हैव ब्लो होल्स एंड लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, राइट. तो अब देखो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कम टू द सरफेस, पहले सरफेस पे आते हैं, राइट, और बहुत बड़ा सा एक पानी का फाउंटेन छोड़ते हैं. दैट इज बिकॉज दे हैव टू क्लियर द पैसेज ना, जिस पैसेज से वो एयर लेंगे, राइट. तो उनका ब्लो होल जो नॉस्ट्रल होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए,
इट शुड नॉट हैव एनी वाटर, ठीक है। तो फोर्सफुली एक फाउंटेन निकलता है ब्लो होल के अंदर से, नॉस्ट्रल के अंदर से, जो एक्चुअली व्हेल या डॉल्फिन के हेड के ऊपर लगा होता है, ऊपर सिचुएटेड होता है, राइट। सो वंस द पैसेज इज क्लियर देन दे ब्रीद इन द एयर, द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, राइट। और फिर काफी टाइम तक नीचे, पानी के नीचे ये उसी एयर, उसी ऑक्सीजन के थ्रू सर्वाइव कर पाते हैं, right? So that is how whales and dolphins breathe. You must remember about them also. Now finally let us move on to respiration in plants. All right, before we move on to study about respiration in plants, एक और picture देख लेते हैं जिससे समझ में आएगा how the whales and dolphins they breathe through their blowholes, right? So as you can see here, right, can you see कि fountain निकलता है and through that as such airway, passageway clear हो जाता है and through it the lungs get the oxygen through the blowholes, through the nostrils in the case of whales and dolphins, right? Now let us move on to respiration in plants. All right, तो देखो अभी तो हमने जहाँ तक एनिमल्स की बात करी, हमने बात करी कि कैसे एक स्पेसिफिक सिस्टम या फिर एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन दी एनिमल्स और वो पूरी बॉडी के लिए एज सच ब्रीदिंग करता है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल द लंग्स इन स्नेल्स या फिर ह्यूमंस के केस में लंग्स एज सच ऑक्सीजन लेती हैं और फिर वो पूरी बॉडी को मिलती है। प्लांट्स के केस में थोड़ा डिफरेंट है। हाउ इज इट डिफरेंट? प्लांट्स के केस में कोई एज सच रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं होता है। इनफैक्ट सारे के सारे ऑर्गन्स जो प्लांट्स के होते हैं, ऑल द प्लांट पार्ट्स व्हिच आर देयर, दे एक्चुअली रिस्पायर इंडिपेंडेंटली। सो ऑल प्लांट पार्ट्स रिस्पायर, राइट, और वो भी इंडिपेंडेंटली। अब इसका क्या मतलब है कि सब अपना रेस्पिरेशन अलग अलग करेंगे और सबको अपना जो ऑक्सीजन होगी वो अलग अलग मिलती रहेगी और बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो एज सच प्लांट्स में ही लोकलाइज्ड और अदर प्लांट पार्ट में ही लोकलाइज्ड रहती है बिकॉज ऑल द पार्ट्स आर रिस्पायरिंग इंडिपेंडेंटली। अब देखो पार्ट्स की अगर बात करें, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लीव्स, द स्टेम एंड ऑफ कोर्स द रूट्स। यही मेन पार्ट्स हैं जिनकी हमें बात करनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द लीव्स। तो देखो हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पढ़ा था ना कि लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमाटा, और उनके थ्रू जो ऑक्सीजन या जो कार्बन डाइऑक्साइड एज सच एक्सचेंज करनी होती है वो प्लांट्स कर पाते हैं। एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट वी हैड स्टडीड कि क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से अंदर के साइड आती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में तो वो बाहर जाती है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। तो एज सच लीव्स में फोटोसिंथेसिस तो होता ही होता है, रेस्पिरेशन भी हर टाइम होता रहता है, राइट। एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा or the small pores. Now if you remember we had drawn also, हमने बताया था ना कि कैसे bean shaped guard cells they surround the stomatal pore. This is the pore here and it is surrounded by the guard cells. और ये guard cells actually अपने अंदर जब पानी भर लेते हैं तो पोर खुल जाता है क्योंकि ये टाइट हो जाते हैं, और जब पानी इनमें से लूज हो जाता है तो ये पोर्स बंद भी हो जाते हैं, राइट। अब तुम लोग सोच रहे होगे तब क्या होता होगा जब ये पोर्स बंद हो जाते होंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हैज टू अकर एट ऑल टाइम्स। यू ऑलरेडी नो दैट कि रेस्पिरेशन अगर किसी भी टाइम पे रुकेगा तो बॉडी डैमेज हो जाएगी और इट कैन इवन कॉज डेथ, राइट। सो प्लांट्स में भी यही केस होता है। तो जब स्टोमाटा बंद होने लगते हैं तब भी कुछ स्टोमाटा खुले रहते हैं फॉर रेस्पिरेशन टू अकर, और अगर बहुत कम स्टोमाटा होते हैं ना तो जो लीफ का सरफेस होता है उससे डायरेक्टली भी ऑक्सीजन अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर सकता है, राइट। सो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमाटा एज वेल एज द लीफ सरफेस, राइट।
अब सिमिलरली फॉर द स्टेम ऑल्सो, स्टेम में तो तुम समझ ही गए होगे क्योंकि स्टेम का भी सरफेस होता है, सो ऑफ कोर्स सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन हो सकता है. ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज इन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज आउट. इनफैक्ट स्टेम में भी कुछ लूज टाइप के सेल्स हो सकते हैं. देखो जब स्टेम थोड़ी मच्योर हो जाती है ना, वुडी हो जाती है, ब्राउनिश काइंड हो जाती है, तो कुछ सेल्स होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं और उसकी वजह से स्टेम्स में भी छोटे छोटे से होल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट उन पोर्स में से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज हो सकती है. Right? So that is also about the stem. Now when we move on to the roots, अब देखो roots कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं. They are under the soil, right? So how will they breathe? First of all you should know कि कौन सी air roots में आती है. तो देखो अभी जब हमने earthworm की बात करी, हमने बात करी ना कि कैसे वो भी burrow करता है, तो soil के बीच में जो air फंसी होती है उसी को breathe in करता है. Similar is the case for roots. रूट्स भी उसी ऑक्सीजन को ब्रीद इन करती हैं जो एक्चुअली सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में फंसी हुई होती है. और कैसे ब्रीथ करती हैं? एक्चुअली रूट का पूरा जो सरफेस होता है ना, इट इज केपेबल ऑफ ब्रीदिंग इन, इट इज केपेबल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो होता क्या है, लंबे लंबे से रूट्स होते हैं, है ना, और उनके सराउंडिंग देयर आर द सॉइल पार्टिकल्स, राइट, like this. सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में फंसी होती है ऑक्सीजन. राइट, और इसी रूट प्रोसेसेस के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट. राइट, so it is from the root surface. और in fact root में भी root hairs present होते हैं, छोटे छोटे से processes present होते हैं जो कि root का area काफी बढ़ा देते हैं. So these root hair also they help in exchange of gases, right? So I hope you have understood entirely about how respiration occurs in plants. Another thing that you should note here is that कि जब flooding हो जाती है या फिर अगर हम अपने plants को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तब भी तो हमारे plants सूखने लगते हैं ना. वो क्यों होता है? Again for the same reason. देखो जब हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे, पानी पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, पानी इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में चला जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन एस्केप कर जाएगी. It will escape out into the atmosphere, right? एंड थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अगर वाटर में डिजोल्व भी हो गई तब भी द रूट्स विल नॉट बी एबल टू यूज अप दैट ऑक्सीजन, राइट, क्योंकि रूट्स तो एटमॉस्फेरिक गैशियस ऑक्सीजन ही यूटिलाइज कर पाते हैं. अब वो फिशेस तो है नहीं, फिशेस तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इनफैक्ट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ही यूटिलाइज करते हैं, राइट, लेकिन द रूट्स दे अब्सॉर्ब ओनली गैशियस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, राइट. तो जब पानी भर जाएगा, ऑक्सीजन रहेगी ही नहीं, तो रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए कुछ मिलेगा नहीं एंड द रूट्स विल स्टार्ट टू डाई. एंड फिर जब रूट्स अपना काम नहीं कर पाएंगी, जब रूट्स मरने लगेंगी तो प्लांट को पानी सही से नहीं मिल पाएगा एंड दैट इज हाउ द प्लांट ऑल्सो विल स्टार्ट टू विल्ट. तो इसीलिए फ्लड एरियाज में प्लांट्स और क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं बिकॉज दे डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन getting to the roots, right? So that was all for respiration in different kinds of organisms. I hope सही से सब कुछ समझ में आ गया है. Let us quickly revise the respiratory organs. So snail, mammals, reptiles, snakes, lizards, birds के केस में lungs present होते हैं. But when we talk about the snails which are present in the sea, they breathe through the gills. फ्रॉग भी ऐसा एक एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पे भी रहता है और पानी में भी जाता है. लैंड में इट हैज लंग्स, मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो पानी में ब्रीथ करता है. देन इफ वी टॉक अबाउट द अर्थवर्म, इसकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है एंड उसी स्किन के थ्रू इट ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. Similarly for the insects if we see, they have a diffused network of tracheal tubes
और छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बॉडी के एजेस पे, नोन एज स्पाइरिकल्स, जिनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स में आती है. Then if we talk about the fishes, you all know fishes have gills for respiration, और वो dissolved ऑक्सीजन जो कि पानी में मिल चुकी होती है, घुल चुकी होती है, उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. If we talk about whales and dolphins, अब रहते तो ये पानी के अंदर हैं, लेकिन इनके पास गिल्स नहीं होते हैं. In fact, they have lungs for breathing, क्योंकि ये mammals हैं, right? And उसके लिए they come up to the surface, और इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रल्स, यानी कि ब्लो होल्स, और ब्लो होल्स के थ्रू दे आर एबल टू टेक इन ऑक्सीजन. सिमिलरली इफ वी लुक एट द प्लांट्स में हमने क्या देखा, सारे के सारे प्लांट पार्ट्स इंडिपेंडेंटली रिस्पायर करते हैं. लीव्स रिस्पायर करती हैं थ्रू स्टोमाटा, राइट, जिससे गैसेस एक्सचेंज हो रहा था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी. अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो स्टोमाटा होता है ना, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सुबह के टाइम पे होता है जब सनलाइट होती है, लेकिन रेस्पिरेशन हर टाइम होता रहता है. और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि रात में हमें प्लांट्स के पास जाकर नहीं सोना चाहिए, या प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, या प्लांट्स के आसपास नहीं घूमना चाहिए. दैट इज बिकॉज प्लांट्स काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एज सच बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. They are not doing photosynthesis during night time, right? So they will not utilize the carbon dioxide. और इसीलिए plants के आसपास की जो atmosphere होती है ना, it is highly rich in carbon dioxide at that time. कार्बन डाइऑक्साइड का concentration वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि plants के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए. Apart from that, if we look at the stem में surface के थ्रू हो जाता है, और जब स्टेम्स वुडी हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, मच्योर हो जाती हैं, तो सेल्स थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे से पोर्स भी बना देते हैं, लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे से छेद बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, और उसके थ्रू भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है. If we talk about the roots they respire the oxygen which is present between the soil particles, और इनमें रूट हेयर होता है इनके सर्फेसिस पे, ताकि एफिशिएंटली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाए. राइट, सो दैट वाज ऑल. नाउ यू नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन. वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.